एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग वेस्टर्न आर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल। इस क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को आगामी 2022 के जो पेपर 2025 में होने की जो संभावनाएं हैं उससे आप लोगों को ये समझने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये जितने भी मॉडल पेपर मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा ये 2021 के जो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड पुटअप किए गए थे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी को समझेंगे और किस किस टॉपिक से आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए थे वो भी मैं आप लोगों को विथ डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन के साथ साथ उसके हर एक पार्ट को डिटेल में समझाऊंगा, तो आप लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक जरूर से जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। आइए इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि बाहौस स्कूल स्थित था। बाहौस स्कूल वाज सिचुएटेड इन, दिस क्वेश्चन इज 4 ऑप्शन, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी एंड हॉलैंड। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज सी, बाहौस स्कूल वाज सिचुएटेड इन जर्मनी। ओके, तो राइट आंसर सी को आप लोग टिक करेंगे। अगर इसके डिटेल पार्ट में हम लोग बात करें तो बाहौस स्कूल इज जर्मन स्कूल ऑफ डिजाइन। यहाँ पर जो भी टाइपोग्राफी, जो प्रिंट मेकिंग, आर्किटेक्ट की विधाओं में जो भी प्रशिक्षण दिए जाते थे कला स्टूडेंटों को, तो इस स्कूल के इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हुए जैसे पालकली, कैंडिस्की, इन्होंने इस स्कूल की ख्याति विश्व स्तर पर पहुंचाई, क्योंकि जो पालकली और कैंडिस्की थे वे वेस्टर्न आर्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार थे और कला की दुनिया में एक नई मोड़ जो प्रस्तुत किया वो यहीं के कलाकारों ने, जिसके कारण से इस स्कूल की ख्याति बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचती है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से भारत में जो भिन्न भिन्न कला स्कूल थे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी थे वो भिन्न भिन्न भारत के क्षेत्रों में गए और अपने स्कूल की, अपने गुरुओं की जो ख्याति थी वो परचम लहराए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त किए। उसी प्रकार से बाहौस स्कूल था। तो यहाँ से प्राप्त करने वाले वो जो इंटरनेशनल लेवल के जो कलाकार थे वो कौन थे, तो उनको आप लोग याद रखेंगे। इनमें जो ख्याति प्राप्त कलाकार माने जाते हैं जैसे पाल क्ली, इनको नोट करेंगे, यहीं से शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था। दूसरे जैसे बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार, जैसे वैसे तो कलाकार बहुत हैं जिनको हम लोग इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो जैसे कैंडिस्की की जो बात आती है वो भी बाहौस से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। अगर हम लोग बाहौस की स्थापना की बात किया था तो इसकी स्थापना जो किए थे वो एक वास्तुकार जो थे, आर्किटेक्ट थे, वाल्टर ग्रोपियस। तो वाल्टर ग्रोपियस को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाल्टर ग्रोपियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही बाहौस स्कूल की स्थापना किए थे। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाहौस शब्द के बारे में बात करें तो बाहौस जो शब्द है किससे निकलकर बना हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हास बाव, इसको नोट करेंगे, हास बाव। यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की करूंगा कि हास बाव जो है वो 2 शब्दों से मिला हुआ है, हास और बाव। अगर इनको हम लोग पलट दें तो इनका जो हो जाता है बाव हाउस, इसी का ये मिला जुला रूप है, अर्थात ये चेंजिंग पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, जो कि ये जर्मन में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको आप लोग याद रखेंगे। जर्मन में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भवन का घर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं घर का निर्माण। इसी थिंकिंग से
वाल्टर ग्रोपियस ने इस संस्था की स्थापना करते हैं। और ये जो संस्था थी वो दो स्कूलों को मर्ज करके एक ही स्कूल में बनाई गई थी, और वो दो स्कूल थे जैसे वाइमर एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड दूसरी जो थी वो वाइबर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इन दोनों को मर्ज करके एक घर के रूप में, एक स्कूल के रूप में स्थापना किया गया था जिसका नाम था बाउहाउस, और इसके डिजाइनर जो थे वो वाल्टर ग्रोपियस थे। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोग भूलिएगा नहीं। और ये क्या था, एक जर्मन, क्या था, जर्मन स्कूल ऑफ डिजाइन थी। यहां से जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, वो चाहे आप लोग नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी की एग्ज़ाम हो, और चाहे टीजीटी की, वो आप लोगों को समझने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मैं क्यों इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि नेट जेआरएफ में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो बहुत ही डीपली होते हैं, तो आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? द फेमस स्कल्पचर डेविड ऑफ माइकल एंजेलो इज क्रिएटेड इन। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, और विकल्प के रूप में जो डेट दी गई है 1654 दिया गया है, 1554 दिया गया है, 1504 दी गई है, और 1604 दी गई है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएगा, क्योंकि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति जो डेविड थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बनाई गई थी वो याद रखेंगे आप लोग 1501 से 1504 के बीच में बनाई गई थी। और ये जो डेट आप लोगों के सामने दी गई है, इस डेट में इस मूर्ति का अनावरण होता है। क्या होता है? अनावरण, अर्थात इसका जो होता है उद्घाटन होता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मूर्ति की जो महत्ता होती है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये जो मूर्ति है वो मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। और क्यों? क्योंकि इटली के पुनर्जागरण काल में जो मूर्तिकला की जो उत्कृष्टता देखी जाती है वो इसी मूर्ति से प्रारंभ होती है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जो बनाई गई पहली विशाल संगमरमर की मूर्ति जो थी वो किसकी थी? तो ये ही डेविड की मूर्ति थी। याद रखेंगे, इसलिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार हिट किया जाता है। याद रखेंगे, इस मूर्ति की जो हाइट है, इसकी हाइट जो है, इसकी मेजरमेंट 70 फीट मानी जाती है। और ये किस में निर्मित है? तो ये संगमरमर में निर्मित है। याद रखिएगा, ये कहाँ पर इस समय वर्तमान में स्थित है? तो ये सेंट पीटर्स के चर्च में स्थित है। कहाँ पर? सेंट पीटर। जितने भी टीजीटी के बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से पुटअप कर लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर माइकल एंजेलो की, हम लोग माइकल एंजेलो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो माइकल एंजेलो आए हुए हैं, तो माइकल एंजेलो का डेट ऑफ बर्थ क्या है इसको भी आप लोग नोट करेंगे। उनका जन्म जो होता है माइकल एंजेलो का 1475 ईस्वी में होती है, और उनकी मृत्यु जो होती है वो 1564 ईस्वी में होती है। इसको सभी लोग नोट करेंगे, आप लोग रिकॉल भी कर लेंगे। और इसका जो उद्घाटन का डेट है वो भी याद करेंगे, क्योंकि इसके डेट को पुटअप किया है तो मैंने आप लोगों को डेट डिफाइन किया था। ये लगभग माइकल एंजेलो ने इसको बनाने में कम से कम 3 ईयर का टाइम लिया था। ओके, और आधुनिक काल में बनाई गई ये पहली विशाल संगमरमर की मूर्ति मानी जाती है, इसलिए आधुनिक कला में इस मूर्ति की काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, क्वेश्चन है कि स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? हु इज द पेंटर ऑफ द वुमेन्स बाथर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, बहुत ही सुंदरता के साथ द वुमेन्स बाथर्स को निर्मित किया गया था। इसके टर्म ऑफ कंडीशन को समझेंगे। एग्जाम में द वुमेन्स बाथर्स पूछ ले या स्नान मग्न युवतियां पूछ ले। और इसके जो पेंटर हैं, इसके जो चित्रकार माने जाते हैं, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज सी। पॉल सेजान जो थे
वो इसको क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है पाल सेजान की। पाल सेजान ने इस पेंटिंग को लगभग सदी में इसको निर्मित किया था। इस डेट को याद रखेंगे। और पाल सेजान ने इसको ऑयल कलर में, किस में? ऑयल कलर में कैनवास पर निर्मित किया था। इसके मीडियम को भी नोट करेंगे। और जो पाल सेजान थे ये कौन थे? ये फ्रांसीसी कलाकार माने जाते हैं, फ्रांस के कलाकार थे, क्योंकि इनकी लोकल स्थिति को भी पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट करेंगे। इनकी कृतियों को देखने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि पाल सेजान को जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि इनकी कृतियों से क्या होता है कि आधुनिक कला की जो जन्म होती है वो इसीलिए इनको इम्पोर्टेंस रोल दिया जाता है। क्वेश्चन है कि जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? द पेंटिंग ऑफ जॉर्ज ब्राक वायलिन एंड कैंडल स्टिक is the best example of which art movement? Okay, this question is 4 option: pointillism, futurism, cubism and romanticism. तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्यूबिज्म होगा, अर्थात सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इस पेंटिंग के जो निर्माता माने जाते हैं, जो ये पेंटिंग है वायलिन एंड कैंडल स्टिक, इसके जो निर्माता माने जाते हैं वो जॉर्ज ब्राक थे। अगर जॉर्ज ब्राक की बात करें तो जॉर्ज ब्राक जो थे वो घनवाद के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और इसको इन्होंने लगभग 1910 ईस्वी के दौरान इसको निर्मित किया था। इसको नोट करेंगे। जॉर्ज ब्राक ने इस पेंटिंग को ऑयल कलर से कैनवास पर निर्मित किया था और सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये पेंटिंग स्थित है। इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 म्यूजिशियन हो जाएगा, अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे इज द क्रिएटेड ऑफ कैमिले पिसारो, सेजा, पॉल गोगा एंड वान गाग। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस पेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी आप लोग उसको नोट करेंगे। द नाइट कैफ़े जो है वो विंसेंट वान गॉग के द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? विंसेंट वान गॉग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और विंसेंट वान गॉग जो है वो वेस्टर्न आर्ट की कला में बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार माने जाते हैं। और ये जो कलाकार थे एक डच, याद रखेंगे, डच कलाकार के रूप में माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग को विंसेंट गॉग ने 1800, याद रखेंगे इस टाइम को, 1800 के आसपास इसको क्रिएट किए थे। और वो कहाँ पर क्रिएट किए थे? आर्लस में इस पेंटिंग को उन्होंने बनाई थी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आर्लस। तो ये, और जो ये पेंटिंग है ये विंसेंट वान गॉग की महत्वपूर्ण कृतियों में से मानी जाती है। विंसेंट वान गॉग बहुत ही वेस्टर्न आर्ट की कला में ख्याति प्राप्त कलाकार हुए हैं। क्वेश्चन फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती कौन था? हु वाज फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती? और इनसे जो रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको जरा ध्यान से देखें। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता अर्थात मैनिफेस्टो मेकर्स ऑफ फ्यूचरिज्म, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता मैनिफेस्टो मेकर्स ऑफ क्यूबिज्म, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता अर्थात मैनिफेस्टो मेकर्स ऑफ फाविज्म एंड मैनिफेस्टो मेकर्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो जो फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती थे वो मैनिफेस्टो ऑफ फ्यूचरिज्म के निर्माता माने जाते हैं। किसके? फ्यूचरिज्म के। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक को आप लोग टिक करेंगे। अगर फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती की बात किया जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। क्योंकि 1876 में इनका जन्म जो होता है वो कहाँ पर होता है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है वो इजिप्ट में स्थित है और इस डेट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। और ये जो फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती थे एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और चित्रकार के रूप में भी इन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है और इनका जो संबंध रहा है वो इटली से रहा है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। और ये कवि और लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त माने जाते हैं और इन्हीं का ये दायित्व था कि फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती ने मैनिफेस्टो मेकर्स ऑफ फ्यूचरिज्म का जो प्रकाशन इन्होंने जो किया था वो लगभग जो डेट माना जाता है वो 19वीं सदी मानी जाती है। इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। क्वेश्चन है कि अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? हु डिड गिव surrealism इट्स नेम एंड मैनिफेस्टो? ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, लॉरेंस ड्रॉक, वैक्सी और एंड्रे ब्रेटॉन एंड वेस्ली कैंडिंस्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र जो दिए गए थे वो एंड्रे बेटन के द्वारा दिया गया था, अर्थात सी इज़ राइट आंसर। अगर हम लोग एंड्रे बेटन के बारे में अगर बात करें, जो कि आप लोग पिक के माध्यम से इन्हें समझ चुके हैं, ये एंड्रे बेटन है और ये जो थे ये जनक माने जाते हैं। किसके? फ्रांसीसी ये कवि थे और अति यथार्थवाद के जो जनक माने जाते हैं वो इन्हीं एंड्रे बेटन को माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। और अति यथार्थवाद के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1924 ईस्वी के दौर में ये काफ़ी विकसित था और इसका जो विकास होता है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इसका विकास आप लोग देखने को मिलता है। और ये जो एंड्रे बेटन थे एक क्या थे? तो याद रखेंगे ये फ्रांसीसी कवि थे, फ्रांसीसी कवि लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनराइज इम्प्रेशन का जो चित्रकार था वो कौन थे? तो हु वाज द पेंटर ऑफ सनराइज इम्प्रेशनिज्म? सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पेंटिंग है और वेस्टर्न आर्ट में अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो बार बार इसको रिपीटेड किया जाता है, क्योंकि इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार माने जाते हैं वो कौन थे? क्लोड मोनेट थे। तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है क्लोड मोनेट? तो ए पर दिए गए हैं, अर्थात ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्लोड मोनेट को आप लोग नोट करेंगे और पिक में क्लोड मोनेट को दिया गया है। ठीक है, और इन्हें इम्प्रेशनिस्टों की प्रदर्शनी में इसी पेंटिंग को अर्थात सनराइज इम्प्रेशनिज्म को प्रस्तुत किया गया था। किस सन में? याद रखेंगे इम्प्रेशनिस्टों की प्रदर्शनी में इस पेंटिंग को किस सन में प्रस्तुत किया गया था, ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो 1874 में इस प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित किया गया था और ये प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस में हुई थी और पेरिस की प्रदर्शनी में इस पेंटिंग को प्रेजेंट किया गया था, सनराइज इम्प्रेशन को अर्थात सूर्योदय के प्रभाव को। और यही कारण है कि इसके जो अग्रणी कलाकार माने जाते हैं वो क्लोड मोनेट को माना जाता है। क्लोड मोनेट का अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो इनका जन्म जो होता है वो 1840 में होती है और इनकी मृत्यु जो होती है वो कब होती है? 1926 ईस्वी में। तो इस डेट को भी आप लोग नोट करेंगे क्लोड मोनेट से संबंधित। क्लोड मोनेट का जो संबंध रहा है किस देश से रहा है? तो ये फ्रांस से रहा है, इसको भी नोट करेंगे। और ये एक जो थे जो इम्प्रेशन जो था, इम्प्रेशन ये चित्रकला के संस्थापक माने जाते हैं। क्यों?
जो क्लोड मोनेट थे, ये इम्प्रेशन जो थी वो इम्प्रेशन, एक चित्रकला की एक स्थापना करने वाले जो थे इम्प्रेशन, वो क्लोड मोनेट को ही माना जाता है। और ये जो पेंटिंग थी सनराइज इम्प्रेशन, इस पेंटिंग को क्लोड मोनेट ने 1872 ईस्वी में निर्मित किया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो इनसे पढ़ने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से ही रिलेटेड है, वो हैं जॉन कॉन्स्टेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है, तो जॉन कॉन्स्टेबल इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के रूप में दिया गया है रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसां पेंटिंग एंड इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज डी, क्योंकि जो ये जॉन कॉन्स्टेबल थे ये इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और क्योंकि इनकी जो ख्याति रही है वो लैंडस्केप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। लैंड पेंटिंग के लिए ये विख्यात रहे हैं, और इन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग के लिए एक नई क्रांति जो चित्रकला में डाली थी वो जॉन कॉन्स्टेबल थे। इनकी एक बहुत ही ख्याति प्राप्त पेंटिंग है जो कि बार बार रिपीटेड होता है, हेवन अर्थात भूसा गाड़ी। इसको याद रखेंगे, किसका? भूसा गाड़ी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हेवन। और ये रोमांटिक पेंटिंग के बहुत ही शौकीन कलाकार माने जाते हैं। अगर कांस्टेबल की बात करेंगे इनके डेट ऑफ बर्थ की, तो इनका जन्म जो होता है वो 1776 और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1837 में होती है। इस डेट को याद रखेंगे। कितने फेमस ये भूदृश्य चित्रकार के रूप में माने जाते हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनकी जब पेंटिंग आप लोग देखेंगे वो मन को मोह लेती है। क्वेश्चन है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए कहता हूँ क्यों डिटेल में, कि यहाँ पर दादावाद एक कला आंदोलन था, और दादावाद में दादा जो शब्द है जो मैंने ऊपर आप लोगों को उल्लेख किया था वो क्यों इंपॉर्टेंट होता जाता है, क्यों किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, वो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दादावाद में जो दादा शब्द है वो किसने चुना? तो द टर्म दादा ऑफ जो दादावाद में था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन के रूप में जॉन क्रिस्टो दिया गया है, ट्रिस्टा जारा दिया गया है, लिंडसे ग्राहम दिया गया है और फ्रिडा कहलो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी को हम लोग टिक करेंगे, ट्रिस्टा जारा। और आप लोग पिक के माध्यम से इन्हें देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिस्टा जारा। और ये कौन थे? एक फ्रांसीसी। जैसे कि आप लोग फ्रांस में देखेंगे कि बहुत सारे कवि और लेखक हुए, तो ये भी फ्रांसीसी कवि, लेखक और निबंधकार के रूप में ये ख्याति प्राप्त रहे हैं। और इन्होंने जो दादावाद जो शब्द का ये प्रतिपादन करने वाले माने जाते हैं, और ये संस्थापक भी थे, तो इनको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, जिनको हम लोग ईबी हैवेल के नाम से जानते हैं, कि हु वाज द अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। इनके बारे में क्वेश्चन पुटअप किया गया था 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन एंड पियानो प्लेयर एंड रेनेसां आर्टिस्ट इन यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं कि ये एक आर्ट हिस्टोरियन रहे हैं, ईबी हैवेल साहब। इनको नोट करेंगे, अर्थात बी इज़ राइट आंसर। अगर ईबी हैवेल साहब का भारतीय कला के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान माना जाता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, छोटा सा समय देंगे। अगर इनके पहली बात हम लोग डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, तो इनका जन्म जो होता है वो 1861 ईस्वी में होता है। सॉरी, यहाँ पर इसको 61 करिएगा, मैंने 64 कर दिया, 61 करिएगा। 1861 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पर होता है? तो इनका जन्म जो होता है वो इंग्लैंड में होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1934 ईस्वी में होती है। इसको नोट करिएगा। जो ईबी हैवेल साहब थे वो कला के प्रशासक भी थे, कला के
इतिहासकार भी थे और कला की समीक्षक भी थे, क्योंकि इनके द्वारा जो भारतीय कला पर जो भिन्न भिन्न पुस्तकें लिखी गई हैं वो भारतीय कला को जानने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसलिए ई.बी. हैवल साहब का जो कि भारतीय कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर जो पश्चिमी मॉडल की जो शिक्षा भारत में दी जाती थी उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा अंकुश लगाया और उन्होंने भारतीय कला को जानने के लिए अब यहाँ के जो कलाकार जो थे अग्रणी, उनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इन्होंने वेस्टर्न मॉडल के या पश्चिमी मॉडल के बजाय इन्होंने भारतीय पर आधारित कला और कला शिक्षा की एक शैली विकसित की, और वो जो शैली आगे चलकर जो विकसित की उसका नाम जो और उसकी जो नींव पड़ी थी वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाती थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ई.बी. हैवल साहब माने जाते हैं। अगर हम लोग ई.बी. हैवल साहब की इम्पॉर्टेंट बात करें, ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के जो प्रिंसिपल वहाँ पर नियुक्त हुए थे, वो डेट को याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1896 में अर्थात 1896 में ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्रिंसिपल हुए थे और इनकी रिटायरिंग जो होती है, रिटायर जो होते हैं वो 1905 ईस्वी में हो जाते हैं। और जब ये रिटायर होते हैं 1905 ईस्वी में, तो इसी डेट को अवनींद्रनाथ टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये ई.बी. हैवल साहब अवनींद्रनाथ टैगोर को काफ़ी अग्रणी कलाकार मानते थे, भारतीय कला को आगे ले जाने में एक क्रांति जो पैदा किए थे वो ई.बी. हैवल साहब थे, जो कि बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है, तो इनको आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है? वेयर इज द टेट मॉडर्न गैलरी सिचुएटेड? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम एंड लंदन। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज लंदन। टेट मॉडर्न गैलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूके यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, क्योंकि सिचुएटेड की बात की जा रही है। अगर इसकी हम लोग बात करें, क्योंकि इसकी जो लगभग स्थापना जो होती है वो लगभग 89 के दौर में इसकी स्थापना होती है, और ये बहुत ही विख्यात आधुनिक अर्थात कंपोजिटरी आर्ट के लिए ये विश्व में विख्यात माना जाता है, इसलिए इसकी महत्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत को 1505 से 1512 में चित्रित किया था? तो इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, दा विंची, ब्रुनेलेची, माइकल एंजेलो और रेम्ब्रांट। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि जो सिस्टीन चैपल जो थी इसकी छत पर जो चित्रांकन किया गया था वो माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। सिस्टीन चैपल की जो छत है वो बहुत ही विख्यात मानी जाती है, क्योंकि ये माइकल एंजेलो की बहुत ही ख्याति प्राप्त कृति मानी जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने माइकल एंजेलो के बारे में तो डिटेल में चर्चा किया, लेकिन इस टाइम को ज़रा से याद रखेंगे, 1505 से 1512 के दौरान यहाँ पर बात कही जा रही है। जो ये सिस्टीन चैपल की जो सीलिंग को जो इन्होंने चित्रित किया था, क्योंकि ये उच्च पुनर्जागरण कला की जो आधारशिला जो थी वो यहीं से रखी जाती है। जो ये चैपल है, चैपल की जो छत है, इसको जो चित्रांकन करवाया गया था वो इम्पॉर्टेंट है, वो किसके शासनकाल में चित्रण करवाया गया था? देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये चैपल जो है ये पोप 16 के टाइम में जो इसका निर्माण किया गया था, और ये वेटिकन सिटी में स्थित था। वहीं पर यहाँ पर वेटिकन सिटी में इसको बनवाया गया था। तो चैपल को आप लोग नोट करेंगे। चैपल में जो चैपल की जो छत है उस सीलिंग पर जो चित्रांकन करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो छत को चित्रित करवाया गया था जूलियस द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा, जूलियस द्वितीय के द्वारा इस सीलिंग पर चित्रांकन करवाया गया था। और चित्रांकन करने वाले कौन थे?
तो वो माइकल एंजेलो थे। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैपल का निर्माण जो करवाया गया था वो पोप सिक्सटम IV के द्वारा वेटिकन सिटी में करवाया गया था। सिस्टीन चैपल की छत पर सीलिंग किसके द्वारा करवाया गया था? तो जूलियस द्वितीय के द्वारा। और सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रांकन करने वाले कौन थे? तो वो माइकल एंजेलो थे। तो ये सभी पॉइंटों को नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और माइकल एंजेलो के बारे में हम लोगों ने बात भी डिस्कशन कर लिया है पहले भी। और सिस्टीन चैपल की छत पर जो चित्रांकन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन में स्वयं दिया गया है। अगली जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स एंसर्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जितने भी लोग अभी तक के सेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर 15 एक आप लोगों के टेस्ट के रूप में है, आप लोगों के टेस्ट के रूप में है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों के कोई भी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और सेशन आप लोगों को अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी प्रकार से हम लोग विथ प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जितने भी प्रैक्टिस थी 2021 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये डिटेल वीडियो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। वेस्टर्न आर्ट से लगभग आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे और अब नेक्स्ट टर्म में हम और भी इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न आर्ट के कलाकारों को सम्मिलित करेंगे। तो ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।